इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 5 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे हम देखेंगे रिगार्डिंग स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब जो नेक्स्ट एल्गोरिदम वो इस वीडियो में हम देखेंगे वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग। और आगे के भी कुछ वीडियोस में हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स ही देखेंगे अलग अलग टाइप के। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, दैट इज SJF स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू SJF स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। टिल नाउ वी वर स्केड्यूलिंग द प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम क्या करते थे, अराइवल टाइम के बेसिस पे स्केड्यूलिंग की जाती थी। वहाँ पे जो भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही डिस्कस किया है। वहाँ पे क्या होता था, जो प्रोसेस जल्दी आएगी उसको पहले सर्विस मिलेगी, नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब अराइवल टाइम के बेसिस पर था। जो पहले अराइव करेगी उसको पहले CPU एलोकेट हो जाएगा, दैट मीन्स वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। हाउएवर, लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में किस बेसिस पे स्केड्यूलिंग होती है, बर्स्ट टाइम के बेसिस पे। बर्स्ट टाइम मतलब जितनी भी प्रोसेसेस है, जो अगला नंबर किसी प्रोसेस का आएगा तो ये देखा जाता है कि सारी प्रोसेसेस में से कौन सी प्रोसेस सबसे कम CPU लेगी, मतलब बर्स्ट टाइम किसका सबसे कम है। ठीक है, मतलब किसको सबसे कम देर के लिए CPU चाहिए वो देख लिया जाता है और फिर उस प्रोसेस को CPU एलोकेट हो जाता है। यहाँ पे स्केड्यूलिंग किस बेसिस पे हो रही है, बर्स्ट टाइम के बेसिस पे। नाउ इन SJF स्केड्यूलिंग, in SJF scheduling, the process with the lowest burst time among the list of available processes in the ready queue is going to be scheduled next. देखिए, यदि कोई प्रोसेस कंप्लीट भी हो गई है तो जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं उनमें से देखा जाता है कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे लो है, तो उस प्रोसेस को पिक कर लिया जाता है कि रेडी क्यू में जितनी भी प्रोसेस आ गई हैं तो वहाँ पे किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है इस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में। हाउएवर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बर्स्ट टाइम नीडेड फॉर अ प्रोसेस, हैंस दिस एल्गोरिदम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन द सिस्टम। इसको रियल सिनेरियो में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पहले से ही बर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट करना मतलब रियल वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू, वो डिफ़िकल्ट होता है। जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे उसमें एक टाइप का अप्रॉक्सीमेशन लिया जाता है कि सपोज इसका बर्स्ट टाइम इतना इतना, ताकि कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सके। बट रियल सिनेरियो में इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन होता है। नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ SJF, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो इसका क्या है, थ्रूपुट मैक्सिमम होता है एंड मिनिमम क्या होता है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। तो एक अच्छे एल्गोरिदम की ये पहचान होती है कि उसका थ्रूपुट ज़्यादा रहता है। थ्रूपुट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस कंप्लीट करना या एग्जीक्यूट करना। एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए ताकि कोई भी प्रोसेस स्टारवेशन में ना जाए, किसी भी प्रोसेस को हद से ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो एवरेज वेटिंग टाइम यदि मिनिमम है, दैट मीन्स वो एल्गोरिदम अच्छा है। टर्न अराउंड टाइम आपका मिनिमम होना चाहिए तो भी एल्गोरिदम को अच्छा माना जाता है। बाकी ये सारे वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सारी चीज़ें जो है हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, प्रीवियस भी हम देख चुके हैं ये सब। बाकी हर एल्गोरिदम में न्यूमेरिकल्स में हम इन टर्म्स को देखेंगे। वेटिंग टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम, ये सब कैलकुलेट करना है। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज तो वही है, देखिए सबसे मेजर, इट मे सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब वही वेटिंग टाइम हो जाता है। यदि शॉर्टेस्ट जॉब्स को ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसी को CPU एलोकेट होगा, तो फिर जो है लॉन्ग प्रोसेसेस तो वेट ही करती रह जाएंगी। ठीक है, उससे पहले कोई और प्रोसेस आ गई जिसका CPU बर्स्ट टाइम कम है तो उसको एलोकेट हो जाएगा। वो जो जिसको ज़्यादा बर्स्ट टाइम चाहिए, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा, वो तो वेट ही करती रह जाएगी प्रोसेस। तो लंबी प्रोसेसेस के लिए स्टारवेशन की स्थिति बन जाएगी यहाँ पे। The next disadvantage है, it is not implementable because the exact burst time for a process cannot be known in advance. पहले से ही किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम एग्जैक्टली कैलकुलेट करना या प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन रियल सिनेरियो। ये कॉन्सेप्चुअली ठीक है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ऐसा एल्गोरिदम है, बट इसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना इज़ डिफ़िकल्ट। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट या एल्गोरिदम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है,
ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल 5 जॉब्स की हम बात करेंगे। उनकी प्रोसेस आईडीज है P1, P2, P3, P4 एंड P5। उनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ टेबल में। तो बेसिकली क्वेश्चन में कभी भी न्यूमेरिकल में आप देखेंगे तो ये पूरा टेबल नहीं दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करके जो है कंप्लीट बनाया गया है। सो आप अपने लेवल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पीआईडी, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम, ये चीज़ें बस दी गई हैं न्यूमेरिकल में। आगे की चीज़ें हम खुद कैलकुलेट करेंगे। अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, ठीक है। कंप्लीशन टाइम मतलब सीटी। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सीटी माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। एंड वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम इक्वल टू TAT। इस फॉर्मूले से आप जो है ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी कंप्लीशन टाइम कैसे कैलकुलेट करना वो हम देखते हैं यहाँ पे। बाकी की चीज़ें तो जो है, एक बार कंप्लीशन टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर तो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम तो डायरेक्ट आप जो है वैल्यूज़ प्लेस करिएगा और इजी है कैलकुलेट करना। कंप्लीशन टाइम डिपेंड करता है आपका एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम पे। सो देखिए, क्योंकि हम यहाँ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की बात करें तो अराइवल टाइम 1 मतलब 1 अराइवल टाइम पे कौन सी प्रोसेस आई हुई है? एक ही प्रोसेस आई है जिसका PID है 1, मतलब P1। अभी अराइवल टाइम 1 पे रेडी क्यू में कितनी प्रोसेसेस है? एक ही है P1, तो उसको CPU एलोकेट हो जाएगा। तो 7 यूनिट्स के लिए उस प्रोसेस ने ले लिया, तो 7 प्लस बर्स्ट टाइम प्लस अराइवल टाइम, तो 8 यूनिट्स पे प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गई। लेकिन इसी बीच 8 यूनिट्स में 3 और 6 और 7 इन टाइम्स पे 3 प्रोसेसेस आ चुकी हैं। थर्ड टाइम पे प्रोसेस 2 आ चुकी है, 6th पे 3 एंड 7 पे 4। अभी क्योंकि 8 ही यूनिट्स पार हुए टाइम के, तो 9th पे अभी एक प्रोसेस का तो आना बाकी है। तो अभी रेडी क्यू में कितनी प्रोसेस है? 3। तो नेक्स्ट स्केड्यूलिंग किसके बेसिस पे होंगी? CPU किसको एलोकेट होगा? जैसे ही प्रोसेस 1 कंप्लीट हुई तो CPU अब एलोकेट होगा अकॉर्डिंग टू SGF एल्गोरिदम। किसको एलोकेट होगा? जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो न्यूमेरिकल में यहाँ तो पहले से ही प्रेडिक्टेड है किसका बर्स्ट टाइम कम है। अभी रेडी क्यू में 3 है, जैसे P1 कंप्लीट हुआ तो उसे 3 प्रोसेसेस दिख रही रेडी क्यू में, ये रही। इनमें से जो ये बर्स्ट टाइम सबसे कम है 2, तो अब CPU किसको एलोकेट हो जाएगा? प्रोसेस 3 को, P3 को। तो अब वो एग्जीक्यूट होगी तो 8 यूनिट्स पे कंप्लीट था, प्लस 2 यूनिट्स उसको चाहिए CPU का, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। तो 10 टाइम पे कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो गई? P3, ठीक है। P1 कंप्लीट हो गई, P3 हो गई। बट जब 10 यूनिट्स कंप्लीट हो गए तो तब तक तो 9 मतलब 9th पे तो अराइव हो चुकी थी कौन सी? प्रोसेस 5। अब रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस हैं? अब रेडी क्यू में है ये तो कंप्लीट हो गई है 6 वाली, तो मतलब ये प्रोसेस 3 गॉन। तो अब हमारे पास रिमेनिंग रह गई प्रोसेस 2 है, 4 है और 9 है, 4 है और 5 है, 2, 4 और 5। अब इन तीनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है? 2 का 3 है, 10, 8, तो सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? प्रोसेस 2 का। तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? प्रोसेस 2 का। तो 10 प्लस 10 पे प्रोसेस 3 कंप्लीट हुई थी, तो 2 को एलोकेट हो गया CPU। तो 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13 टाइम यूनिट पे 13 टाइम कंप्लीट, 13 यूनिट्स ऑफ टाइम कंप्लीट पे कौन सी प्रोसेस हो गई? P2 कंप्लीट हो गई। अब कौन सी 2 प्रोसेसेस हैं क्यू में? ये रही प्रोसेस 4 एंड 5। इसमें से बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है? P5 का। तो अगला नंबर किसका आएगा? P5 का। तो 13 यूनिट में 8 को ऐड कर दीजिए, तो 13 प्लस 8 21। तो 21 पे कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है? प्रोसेस 5। अब नंबर आएगा प्रोसेस 4 का, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है 10। तो 21 प्लस 10 कितना हो गया? 31 टाइम यूनिट पे आपकी प्रोसेस कंप्लीट हुई है कौन सी? P4। तो कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट हो गया। यही कैलकुलेट करने में आपको जो है थोड़ा सा एल्गोरिदम कौन सा फॉलो कर रहे हो वो ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना है। देन तो फॉर्मूला है डायरेक्ट TAT, टर्न अराउंड टाइम है TAT इक्वल टू CT माइनस AT। CT माइनस AT मतलब 8 माइनस 1 7, देन 13 माइनस 3 10, देन 10 माइनस अराइवल टाइम है 6, तो 10 माइनस 6 4, 31 माइनस 7 24, 21 माइनस 9 12, और वेटिंग टाइम होगा टर्न अराउंड टाइम माइनस
बर्स्ट टाइम ये BT। तो 7 माइनस 7 0, ये वेटिंग टाइम हो गया। 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 2 2, 24 माइनस 10 14, 12 माइनस 8 4। तो ये वेटिंग टाइम हो गया। तो एवरेज वेटिंग टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सबको ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय जितनी प्रोसेसेस है, 5 है नंबर। तो आगे देखते हैं, देखिए सिंस नो प्रोसेस अराइव्स एट टाइम 0, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। सिंस नो प्रोसेस, टाइम 0 पे तो कोई प्रोसेस नहीं थी, तो एम्प्टी स्लॉट चला गया, वो 1 यूनिट के लिए CPU आइडल माना जाएगा, बट प्रोसेसिंग तो चालू हो चुकी है जब से टाइम शुरू हुआ है। सो देर विल बी एन एम्प्टी स्लॉट इन द, जो गंट चार्ट आगे हम बनाएंगे उसमें 0 से 1 का टाइम आपका खाली जाएगा, क्योंकि कोई प्रोसेस आई ही नहीं है। 1 टाइम यूनिट पे कौन सी प्रोसेस आ रही है? प्रोसेस 1। द टाइम एट विच द फर्स्ट प्रोसेस अराइव्स इज 1। According to the algorithm, the operating system schedules the process which is having the lowest burst time among the available processes in the ready queue। तो lowest burst time, क्योंकि 1 पे तो एक ही प्रोसेस है, उसी को lowest burst time माना जाएगा। 7 यूनिट्स ले रही है, तो CPU उसको allocate हो गया। तो till now we have only one process in the ready queue। Hence the scheduler will schedule this to the processes no matter what is it burst time। इसका burst time क्या है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही प्रोसेस है। ठीक है। नाउ दिस विल बी एग्जीक्यूटेड टिल 8 यूनिट्स ऑफ टाइम, पूरे 8 यूनिट्स के लिए, मतलब 7 अराइवल 1 पे तो वो अराइव करी है, प्लस 7 यूनिट्स उसको एग्जीक्यूट करने को चाहिए। ये देखिए 7 यूनिट्स उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। ये रहा, यहाँ पे 7 उसका बर्स्ट टाइम है, तो 7 प्लस 1 8 हो गया कंप्लीशन टाइम। टिल देन वी हैव, और 8 यूनिट तक बाकी 3 प्रोसेस आ चुकी हैं, P2 P3 P4। Till then, we have 3 more processes arrived in the ready queue. Hence, the scheduler will choose among the processes given in the table। तो burst time, next burst time किसका सबसे कम है? P3 का, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर P3 का आएगा, सिंस इट इज़ द लोएस्ट burst time among all the available processes। और जब तक P3 एग्जीक्यूट हो रही, मतलब 10 टाइम यूनिट्स पे, फिर 3 प्रोसेसेस रह गई है, P2 P4 एंड P5। उनमें से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P2 का। तो P2 को नंबर आ जाएगा। 13th टाइम यूनिट पे रह गई 2 प्रोसेसेस, P4 एंड P5। इनमें से देखा जाएगा बर्स्ट टाइम किसका सबसे कम है, तो P5 का, तो पहले वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फिर लास्ट में नंबर आएगा P4 का, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है। सो दैट्स हाउ द प्रोसीजर विल गो ऑन इन द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। एवरेज वेटिंग टाइम में आप देखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5.4 समथिंग आएगा, बाकी आप अपने लेवल पे भी इसको क्रॉस चेक करिएगा। सो वेटिंग टाइम ये यहाँ टेबल से कैलकुलेट कर लिया, इसको आप सबको ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। नाउ अब CPU बर्स्ट टाइम, जो रियल सिनेरियो की भी बात करें तो लगभग कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसकी कुछ टेक्निक्स है। प्रेडिक्शन ऑफ CPU बर्स्ट टाइम फॉर अ प्रोसेस इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और ये चीज़ें जो है आपको बेसिकली आपके कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए कि कैसे बर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। The SGF algorithm is one of the best scheduling algorithms since it provides, देखिए एक अच्छे एल्गोरिदम के तो इसके अंदर गुण हैं, क्योंकि थ्रूपुट मैक्सिमम हो जा रहा है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स दी मैक्सिमम थ्रूपुट एंड मिनिमल वेटिंग टाइम, और टर्न अराउंड टाइम भी मिनिमम है। बट द प्रॉब्लम विद द एल्गोरिदम इज द CPU बर्स्ट टाइम कैन नॉट बी नोन इन एडवांस्ड। रियल सिनेरियो में इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि CPU बर्स्ट टाइम एडवांस में कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, बट वी कैन अप्रॉक्सीमेट द CPU burst time for a process। There are various techniques which can be used to assume the CPU burst time for a process। assume कर सकते हैं CPU burst time। Our assumption needs to be accurate in order to utilize the algorithm optimally। वो अप्रॉक्सीमेशन लगभग एक्यूरेसी के नज़दीक होना चाहिए, ताकि एल्गोरिदम अपनी ऑप्टिमम, मतलब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, और उसको वो रिलायबल भी माना जा सके। There are the following techniques used for the assumption of CPU burst time for a process। एक CPU के मतलब किसी प्रोसेस का CPU burst time को assume करने के लिए कुछ टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं। उसमें है, तो टेक्निक्स हम देखेंगे, स्टैटिक टेक्निक्स एंड आगे है नाम हम देख लेते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक। ये 2 टेक्निक्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक टेक्निक देखते हैं। इसको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं, बस आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
आपको दिमाग में रहेगा कि कैसे अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है बर्स्ट टाइम का। तो स्टैटिक टेक्निक्स में प्रोसेस का साइज आ गया, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। We can predict the burst time of the process from its size. If we have two processes, suppose दो process, पहले मैं read कर देती हूँ फिर मैं explain कर दूंगी. If we have two processes, T old and T new, and the actual burst time of the old process is known as 20 seconds and the size of the process is 20 kb. We know that the size of P new is 21 kb, then the probability of P new having the similar burst time as 20 seconds is maximum. देखिए बेस्ड ऑन साइज जो है कुछ प्रेडिक्शन किए गए हैं। सपोज दो प्रोसेसेस है टी ओल्ड एंड टी न्यू। सपोज टी ओल्ड का साइज है 20 kb और उसको लगभग कितना बर्स्ट टाइम चाहिए, 20 सेकेंड्स उसका बर्स्ट टाइम है। हमें पता है उस ओल्ड प्रोसेस का। तो नई प्रोसेस का साइज हम देखेंगे सबसे पहले। नई प्रोसेस का सपोज हमें साइज पता है कि वो 21 kb है। तो क्योंकि 20 kb के अराउंड की प्रोसेस को 20 सेकेंड लग रहे हैं, तो एक एज्यूम करके हम चलेंगे साइज के बेसिस पे कि 21 kb को भी लगभग 20 सेकेंड ही, मतलब पुरानी किसी प्रोसेस से ज़्यादा बर्स्ट टाइम हम नहीं ले रहे, उसी के नियर अबाउट लेंगे। 21 सेकेंड नहीं कर देंगे इसको, जो पुरानी प्रोसेस है उतना ही ले लेंगे, उसको मैक्सिमम मान के चलेंगे कि वो भी उतने ही सेकंड के लगभग लेगी वो प्रोसेस भी। हेंस इन दिस टेक्निक वी एक्चुअली प्रिडिक्ट द बर्स्ट टाइम ऑफ अ न्यू प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द बर्स्ट टाइम ऑफ एन ओल्ड प्रोसेस ऑफ सिमिलर साइज एज ऑफ न्यू प्रोसेस। यदि नई प्रोसेस को हम किसी पुरानी प्रोसेस के साइज से देख लेते हैं और वो प्रोसेस कितना टाइम ली है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो नई प्रोसेस आने वाली ये भी लगभग उतना ही लेगी। तो बेस्ड ऑन साइज प्रेडिक्शन किया गया है। तो इसका एक जो है छोटा सा एल्गोरिदम के फॉर्म में यहाँ लिख दिया गया है, छोटा सा कोड कह सकते हैं आप या अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज पी ओल्ड है, उसका साइज है 20 kb। ठीक है, पी ओल्ड है उसका साइज 20 kb है और पी न्यू का साइज है 21 kb। बर्स्ट टाइम पी ओल्ड का 20 सेकेंड्स है, तो हम मान के चलेंगे कि बर्स्ट टाइम ऑफ न्यू प्रोसेस का भी 20 सेकेंड्स ही होगा। इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, जो पुरानी प्रोसेस है उससे अधिक, चाहे साइज थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो तब भी हम मैक्सिमम उसी साइज को मान के उसी बर्स्ट टाइम को लेंगे जो ओल्ड प्रोसेस का है। वो तो प्रोसेस का साइज हो गया। प्रोसेस किस टाइप की उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। We can also predict the burst time of the process according to its type. A process can be of various types defined as follows. एक process different type की हो सकती है। OS process हो सकती है, operating system process, then user process हो सकती है। यदि OS process की बात करें, a process can be an operating system process like जैसे कि schedulers, compilers, program managers and many more system processes. Their burst time is generally lower, for example 3 to 5 units of time. किस टाइप की प्रोसेस है उसके बेसिस पे भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई प्रोसेस है, जैसे स्केड्यूलर्स, कंपाइलर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स या और भी जो सिस्टम प्रोसेसेस है रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनका बर्स्ट टाइम जनरली लो होता है। लगभग किसके अराउंड होता है, 3 to 5 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो इसके लगभग उसको अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चल सकते हैं, इतना बर्स्ट टाइम हम एलोकेट कर सकते हैं उस प्रोसेस को। नाउ यूजर प्रोसेस, द प्रोसेसेस इनिशिएटेड बाय द यूजर्स आर कॉल्ड यूजर प्रोसेसेस। और देखिए जो यूज़र के लेवल पे जो प्रोसेसेस वर्क कर रही होती है, जिसको यूज़र इनिशिएट कर रहा होता है, वो सिस्टम की प्रोसेसेस नहीं है। तो जो इनिशिएट की जा रही यूज़र के द्वारा उनको यूज़र प्रोसेस कहते हैं। और देयर कैन बी 3 टाइप की यूज़र प्रोसेसेस हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो है इंटरेक्टिव प्रोसेस। The interactive processes are the one which interact with the user from time to time or execution of which totally depends upon the user's input. For example, various games are such processes. जैसे कोई गेम एक यूज़र खेल रहा है तो वो प्रोसेस होगी जिसमें टाइम टू टाइम यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इनको इंटरेक्टिव प्रोसेसेस कह दिया गया है। Their burst time needs to be lower since they don't need CPU for a large amount of time. They mainly depend upon the user's interactivity with the process. Hence, they are mainly input-output bound process. तो interactive processes में burst time generally low रहता है क्योंकि mostly यहाँ user interact कर रहा होता है। तो user interaction का मतलब है कुछ input दिया जा रहा है बार बार, input या कुछ output उस प्रोसेस से मिल रहा है। तो वो प्रोसेस ज़्यादातर किस में बिजी है, सीपीयू के बजाय वो इनपुट आउटपुट में ज़्यादा बिजी है, इसलिए उसको किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, इट इज़ अ इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस जो होती हैं
they generally have low burst time. Now foreground processes हैं. इसमें क्या हो रहा है? Foreground processes are the processes which are used by the user to perform their needs. यूज़र अपनी नीड्स को परफॉर्म करने के लिए इन प्रोसेसेस का यूज़ करता है, जैसे MS ऑफिस हो गया, एडिटर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा. These types of processes have a bit higher burst time since they are a perfect mix of CPU and input-output bound processes. ये प्रोसेसेस जो है इनको ज़्यादा बर्स्ट टाइम चाहिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ऑफ CPU एंड इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस का. इनमें इनपुट आउटपुट का भी यूज़ हो रहा है टाइम टू टाइम और CPU का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है. सो फॉरग्राउंड प्रोसेसेस हैं, दे हैव अ बिट हायर बर्स्ट टाइम. फिर बैकग्राउंड प्रोसेसेस की बात करते हैं. बैकग्राउंड प्रोसेसेस सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस. इन प्रोसेसेस की मदद से बाकी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन जो है हो पाता है. तो बैकग्राउंड में जो प्रोसेसेस चल रही होती है, यदि वो रुक जाएंगी तो जो बाकी प्रोसेसेस भी अपना वर्क करें वो नहीं कर पाएंगी. तो बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसेस चलती रहती है, वो बाकी की प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने में सपोर्ट करती हैं. सो दे वर्क इन हिडन मोड. वो भले एक्टिवली नहीं नज़र आ रही हो या पता भी ना चल रहा हो कि कोई ऐसे पीछे भी प्रोसेस चल रही है, वो हिडन मोड में वर्क कर रही होती है, बट उनका डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, की लॉगर इज़ द प्रोसेस which records the keys pressed by the user and activities of the user on the system. They are mainly CPU bound processes and needs CPU for a higher amount of. जैसे की लॉगर हो गया, ये तो एक टाइप का आपका हैकिंग एक्टिविटी भी हो गई. की लॉगिंग, इसमें क्या होता है, अब एक यूज़र कितनी भी कीज़ कब क्या की प्रेस कर रहा है, सारी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है एंड यूज़र जो भी एक्टिविटी कर रहा है सिस्टम पे वो सारी कहीं रिकॉर्ड हो जाती है. सो बेसिकली ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती है ना, ये CPU बाउंड प्रोसेसेस होती है. सो इनको हायर CPU टाइम चाहिए, दैट मीन्स इनका बर्स्ट टाइम हाई है. ठीक है. सो इंटरेक्टिव प्रोसेस को सबसे कम CPU चाहिए, देन उससे ज़्यादा फॉरग्राउंड प्रोसेसेस को चाहिए, बैकग्राउंड प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा जो है टाइम चाहिए, मतलब कंपैरेटिवली. नाउ डायनामिक टेक्निक्स की बात करें तो सिंपल एवरेजिंग हो गई. इन सिंपल एवरेजिंग देर आर गिवन लिस्ट ऑफ n प्रोसेसेस. सपोज n प्रोसेसेस हैं, Pi to Pn, P1 P2 जो भी आप नेम दे सकते हैं इसको. लेट Ti डिनोट्स द बर्स्ट टाइम. सपोज किसी प्रोसेस, कोई प्रोसेस Pi है, उसका बर्स्ट टाइम हमने मान के चला, हम मान के चलते कि Ti उसका प्रोसेस है. लेट टाउ n, ये जो भी सिंबल है आप जैसे भी इसको बोलिए, लेट दिस डिनोट्स दी, इसको प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम हम कहते हैं ऑफ Pth. किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम क्या रहेगा तो वो हम देखेंगे. देन अकॉर्डिंग टू द सिंपल एवरेजिंग द प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस n+1 विल बी. किसी प्रोसेस का यदि आपको प्रेडिक्ट करना तो सिंपल एवरेजिंग के थ्रू कैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है देखिए. टाउ n+1 मीन्स प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम ऑफ किसी n+1 प्रोसेस का 1/n समेशन ऑफ Ti. जितनी भी पहले जो प्रोसेसेस है i तक, Ti मतलब बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस i डिवाइडेड बाय वो जितनी भी प्रोसेसेस रही हैं उन सब की एवरेजिंग कर दी, तो अगली जो प्रोसेस आएगी उसका भी लगभग उतना ही हम बर्स्ट टाइम मान के चलेंगे, उस एवरेज को हम मान लेंगे, वेर i 0 to n के बीच में रहेगी वैल्यू. एंड समेशन ऑफ Ti इज द समेशन ऑफ एक्चुअल बर्स्ट टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस अवेलेबल टिल नाउ. सपोज n प्रोसेसेस आ चुकी हैं तब तक, तो उनको कितना बर्स्ट टाइम चाहिए था, तो उनको कैलकुलेट करके उसका एवरेज ले लिया जा रहा है और उस एवरेज को ही माना जाएगा कि अगली जो n+1 प्रोसेस आएगी उसका बर्स्ट टाइम एवरेज होगा. ठीक है. तो सिंपल एवरेजिंग टेक्निक हो गई. देन एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग और एजिंग. लेट Tn बी द एक्चुअल बर्स्ट टाइम ऑफ nth प्रोसेस. Tn हम मान के चल रहे कि सपोज nth जो प्रोसेस आई थी उसका एक्चुअल बर्स्ट टाइम है. देन टाउ n बी द प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम फॉर nth प्रोसेस. टाउ n ये हम मान के चल रहे कि प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम है nth प्रोसेस का. देन द CPU बर्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी कैलकुलेटेड एज, वो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा, अल्फा Tn+1 माइनस अल्फा टाउ n. ठीक है. सो अल्फा जो है ये एक स्मूथनिंग के लिए यूज़ किया गया है और इसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 and 1. तो ये बहुत डेप्थ में मत जाइए, बस आपको ध्यान में रहना चाहिए कुछ इन सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू या फिर सिंपल एवरेजिंग या एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग के थ्रू हम बर्स्ट टाइम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो स्टिल ये आपको दिख रहा हो कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू इन रियल सिनेरियो. नाउ
और एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो इससे पहले क्या डिस्कस किया था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक एल्गोरिदम बनता है, वो है SRTF, जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसमें बर्स्ट टाइम नहीं देखा जाएगा, इसमें ये देखा जाएगा जितनी भी प्रोसेसेस हैं उसमें उस करंट मोमेंट पे सबसे कम किसको चाहिए। सपोज एक प्रोसेस एग्जीक्यूट भी हो रही है ना, तो बीच बीच में ये देखा जाएगा कि उससे भी कोई छोटी प्रोसेस तो नहीं जिसको और भी कम टाइम चाहिए, तो इमिडिएटली उसको हटा दिया जाता है जो जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। और जो छोटी प्रोसेस है जिसको और कम टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो CPU उसको एलोकेट हो जाता है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में तो प्रीएम्प्टिव मतलब प्रोसेस को नहीं हटाया जा रहा था, बट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में जैसे ही कोई और भी रिमेनिंग टाइम जिसका कम है CPU बर्स्ट टाइम, उस प्रोसेस को दे दिया जाता है CPU, और बाकी जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही थी यदि उसमें टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, उस प्रोसेस को हटा दिया जा रहा है। तो ये प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। तो SRTF एल्गोरिदम अब हम देखते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। दिस एल्गोरिदम इज द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ SJF स्केड्यूलिंग। ठीक है, यहाँ प्रोसेस को हटा दिया जा रहा है किस बेसिस पे, यदि उससे कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसको और भी कम टाइम चाहिए CPU के लिए। उसका सपोज दो एक प्रोसेस है, उसके 4 यूनिट्स अभी रिमेनिंग है, और उससे भी छोटी एक प्रोसेस है, उसको सिर्फ 2 यूनिट्स चाहिए CPU के। तो इस 4 यूनिट्स वाली को हटा दिया जाता है, 2 यूनिट वाली को कंप्लीट करा जाता है पहले। सो दिस एल्गोरिदम इज द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ SJF scheduling. In SRTF, the execution of the process can be stopped after certain amount of time. ये नहीं है कि एक प्रोसेस यदि एलोकेट हो गई CPU को तो वो कंप्लीट होके ही निकलेगी, नहीं, बीच बीच में स्टेटस चेक किया जाएगा कि उससे भी छोटी प्रोसेस तो नहीं है, कि मतलब एक प्रोसेस जिसको कम टाइम चाहिए CPU, तो इमीडिएटली उसको बाहर कर दिया जाता है, दूसरी प्रोसेस को जो है CPU एलोकेट हो जाता है। एट द अराइवल ऑफ एवरी प्रोसेस द शॉर्ट टर्म scheduler schedules the process with the least remaining burst time among the list of available processes and the running process भी और जो अवेलेबल प्रोसेसेस है सबको चेक किया जाता है। तो लिस्ट रिमेनिंग टाइम जिसका है बर्स्ट टाइम, उसको CPU एलोकेट हो जाता है। Once all the processes are available in the ready queue, no preemption will be done and the algorithm will work as SJF. देखिए रेडी क्यू में जब तक नहीं है प्रोसेस, ये जैसे एग्जीक्यूशन चल रहा और एक पर्टिकुलर टाइम पे दूसरी कोई प्रोसेस आ गई जिसका रिमेनिंग टाइम कम है, तो प्रीएम्पशन हो जा रहा है। लेकिन ऑलरेडी रेडी क्यू में प्रेजेंट है, एक बार डिसीजन ले लिया, तब फिर जो है प्रीएम्पशन नहीं हो रहा, हर वक्त प्रीएम्पशन नहीं हो रहा। रेडी क्यू एक बार तैयार हो गई एक पर्टिकुलर टाइम पे तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन यदि रेडी क्यू में अभी भी कोई नई प्रोसेस आ गई जिसका रिमेनिंग टाइम कम है, उस केस में प्रीएम्पशन हो जाता है। मतलब जो प्रोसेस हो रही है एग्जीक्यूट, उसको हटा के जो नई प्रोसेस आई है उसको एलोकेट हो जाता है CPU, बट उसका बर्स्ट टाइम कम होना चाहिए। नो प्रीएम्पशन विल बी डन एंड द एल्गोरिदम विल वर्क एज। तो यदि एक बार रेडी क्यू में आ गई सारी प्रोसेसेस तो फिर वो जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता था वैसे ही चलेगा। The context of the process is saved in the process control block when the process is removed from the execution and the next process is scheduled. जब ये preemption होता है ना, एक प्रोसेस को हटाना दूसरे को फिर एलोकेट करना, तो जिस प्रोसेस को हटाया जाता है उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये चीज़ मेंटेन हो जाती है कि उसका कंटेक्स्ट मतलब लास्ट स्टेट जिस पे वो प्रोसेस रुकी थी उसका सारी डिटेल्स जो है उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव हो जाती है, कि लास्ट क्या इंस्ट्रक्शन था जहाँ पे ये प्रोसेस को रोका गया था, या कितने यूनिट्स चाहिए, बर्स्ट टाइम, सारी डिटेल्स उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मेंटेन रहती है। फिर वापस से उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बेसिस पर ही उसको दोबारा से CPU एलोकेट हो जाता है। और ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो PCB होता है ये हर प्रोसेस का मेंटेन होता है, जो कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। दिस PCB इज accessed on the next execution of this process. इस PCB को फिर वापस से देखा जाता है जब दोबारा से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना होता है। सो एक एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे। एग्जांपल से चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आगे है, देखिए एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा। फिर हम गेट का भी एक एग्जांपल देखेंगे 2011 का,
रिलेटेड टू शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो ये एक एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। इन दिस एग्जाम्पल देर आर 5 जॉब्स, 5 जॉब्स हैं, P1, P2, P3, P4, P5, 6 जॉब्स हैं, ठीक है। देर आर 6 जॉब्स। अराइवल टाइम और उनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है इस टेबल में, तो 5 की बजाय आप यहाँ मेंशन कर दीजिए देर आर 6 जॉब्स, ठीक है, 6। सो अराइवल टाइम मतलब 0 टाइम पे कौन सी प्रोसेस है, सिर्फ एक ही प्रोसेस है, ठीक है। और 1 यूनिट 1 पे कौन सी प्रोसेस आ गई, P2 भी आ गई। तो सबसे पहले 0 टाइम पे क्या हो रहा है, CPU किसको एलोकेट हो गया, प्रोसेस 1 को। उसको कितने टाइम चाहिए, 8 यूनिट्स चाहिए। बट 1 पे फिर वो चेक करेगा कि अब किसका 1 यूनिट पे कौन कौन सी प्रोसेस है, कौन सी है, 2 प्रोसेसेस है, 1 और 2। 2 यूनिट पे और एक प्रोसेस आ गई अभी रेडी क्यू में, थर्ड प्रोसेस। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे प्रोसेस 1 है, ठीक है, 1 यूनिट पे अभी इसको सिर्फ एक ही यूनिट एग्जीक्यूट हुआ था, तो 7 तो रिमेनिंग हो गया बर्स्ट टाइम, ठीक है। 1 एग्जीक्यूट हो चुका था, लेकिन 1 पे अब और एक प्रोसेस आ गई है P2 जिसका बर्स्ट टाइम कम है, 4 है। तो इसका रिमेनिंग टाइम 7 है, इसका 4 है, तो किसको एलोकेट हो जाएगा, CPU एलोकेट हो जाएगा प्रोसेस 2 को। तो अब प्रोसेस 2 जो है एग्जीक्यूट होगी, प्रोसेस 2 अपना कितना 4 यूनिट्स लेगी, एग्जीक्यूट होगी। बट इसमें जैसे ही 4 यूनिट्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, 2 ही यूनिट कंप्लीट हो पाए थे इतने में, सेकंड पे तो और एक प्रोसेस आ गई थी, ये भी 2 है, तो कोई बात नहीं, इसका एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। ये जैसे ही 3 यूनिट्स कंप्लीट किए, फिर 1 यूनिट रह गया, पर और एक प्रोसेस आ गई 3 पे, 1 है जिसका। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये देखा जाएगा कि बर्स्ट टाइम किसका रिमेनिंग है, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फाइनली किस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, तो उसका कंप्लीशन टाइम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में हम एक एक पॉइंट आगे देखेंगे। तो कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे प्रोसेस 1 0 पे आई थी, बट कंप्लीट होते होते उसे 20 यूनिट लग गए। यदि प्रीएम्पशन नहीं होता तो 8 यूनिट कंप्लीट करके वो निकल जाती, बट नहीं, उससे पहले जब तक उसका एग्जीक्यूशन चल रहा था इतनी सारी प्रोसेसेस आ गई, तो जो सबसे छोटी है उनको टाइम मिलता चला गया और फाइनली इसको वेट करना पड़ गया। तो कंप्लीशन टाइम में इतना वक्त लग गया, P1 को 20 यूनिट्स लग गए, P2 को 10, 4। SRTF एल्गोरिदम फॉलो हुआ। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये टेबल में कैलकुलेट हो गया, TAT माइनस AT। वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड देन रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम मतलब जैसे ही प्रोसेस अराइव हुई और उसको CPU पहली बार कब एलोकेट हुआ, ठीक है। तो प्रोसेस जैसे 0 पे अराइव हुई थी तो तभी एलोकेट हो गया, तो इसको तो रिस्पॉन्स मतलब तभी मिल गया था, तो 0 रिस्पॉन्स टाइम हो गया। और ये 1 पे आई, तो जैसे ही ये आई, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कम था, तो आते ही इसको CPU एलोकेट हो गया, और ये P1 को थोड़ी देर के लिए हटा दिया गया, मतलब फिर से रेडी क्यू में डाल दिया गया, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 4 यूनिट्स था, तो इसको नंबर मिल गया। तो आते ही इसको रेस्पॉन्स टाइम 1 ही हुआ, 1 पे तो अराइव ही हुई थी, 1 पे इसको मिल गया। 2 पे आते इसका बर्स्ट टाइम और कम था, तो बाकी प्रोसेस P2 को हटा के P3 का नंबर आ गया, तो इसको भी 2 मिल गया। तो ऐसे करके P3 1 पे आई, पर तब तक कौन सी प्रोसेस का 1 टाइम रिमेनिंग था, वो इसका P2 का, वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसको थोड़ा सा 1 यूनिट वेट करना पड़ा, तो इसको 3 + 1 4। इस तरीके से ये रेस्पॉन्स टाइम होता है जब पहली बार रेडी क्यू में पहले अराइव हुई और उसको कितनी देर बाद CPU एलोकेट हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है। बाकी बीच में तो उसे हटाया जा रहा वो अलग बात है, दोबारा नहीं, पहली बार उसको कब CPU एलोकेट हुआ उसको रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये P1 है, 0 टाइम पे आई, ठीक है। 1 पे अब P1 को कितने चाहिए थे, 8 यूनिट्स चाहिए थे, ठीक है। लेकिन 1 पे जैसे ही 1 यूनिट कंप्लीट हुए, कौन सी प्रोसेस आ गई, P2 को 4 यूनिट्स चाहिए थे, तो यहाँ 1 पे इसके कितने रिमेनिंग हो गए, एक ही यूनिट एग्जीक्यूट हो पाया था, 7 यूनिट्स अभी भी चाहिए। बट अब 1 पॉइंट टाइम पे 2 प्रोसेसेस है रेडी क्यू में, P1 एंड P2, इनमें से बर्स्ट टाइम कम किसका है, P2 का।
तो CPU किसको एलोकेट हो जाएगा, P2 को। ठीक है, तो इसको P1 को हटा दिया जाएगा टेम्परेरीली। अब 2 टाइम यूनिट पे क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रही है, इसका बस एक ही यूनिट कंप्लीट हुआ था, इतने में P3 आ गई। P3 को कितना चाहिए, देखिए बर्स्ट टाइम 2, P3 का बर्स्ट टाइम है 2, P3 को 2 यूनिट्स चाहिए। अब इसका 1 कंप्लीट हुआ था, दैट मीन्स 3 रिमेनिंग हो गया। बट 3 और 2 में से किसका नंबर आ जाएगा, 2, क्योंकि रिमेनिंग टाइम इसको 3 को कम टाइम चाहिए, तो 2 यूनिट्स के लिए 3 को एलोकेट हो गया। बट जैसे ही 3 यूनिट हुआ, 3 पे और एक प्रोसेस अराइव हो गई है। ठीक है, बट अब 3 टाइम यूनिट पे कितनी प्रोसेसेस हैं, ये देखिए 3 पे, ये 3 टाइम पे 1 2 3 4 ये 4 प्रोसेसेस हैं। इनमें से रिमेनिंग टाइम कम, एक तो 1 इसका है और P3 का भी 1 ही बचा है। तो जब सेम सेम होता है तो जो ऑलरेडी प्रोसेस वर्क कर रही है वही एग्जीक्यूट होगी। तो फोर्थ पे P3 कंप्लीट हो गई। अब P3 अब रेडी क्यू से बाहर हो गई, क्योंकि P3 का एग्जीक्यूशन ही कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पे, फोर्थ अराइवल टाइम पे 5 प्रोसेसेस हैं, 1 2 3 4 5। अब इनमें से चूज किया जाएगा कि बर्स्ट टाइम कम किसका है। P5 का 3 है सबसे कम, अब P4 का है, देखिए 1 रिमेनिंग, तो अब P4 अपना काम करेगी 1। फिर फिफ्थ पे इस तरीके से जो सिलेक्ट होते जाएगा कि किसका रिमेनिंग टाइम, ये आप अपने लेवल पे भी आप करिएगा सॉल्व इसको। एवरेज वेटिंग टाइम क्या रहेगा, ये जो हमने कैलकुलेट किया था इधर, इनको सम कर दीजिए, डिवाइडेड बाय जितनी प्रोसेसेस है, 6 प्रोसेसेस है, तो 24 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो उतने यूनिट्स आपका वेटिंग टाइम हो गया। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। नहीं समझ आए तो आप ये स्लाइड्स देखिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, उस टेबल को हो सके तो आप अपने लेवल पे जो है ड्रॉ करके, टेबल को प्रिपेयर करके, इन पॉइंट्स को रेफर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द गन चार्ट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अराइवल एंड बर्स्ट टाइम गिवन इन द टेबल। Since at time 0 the only available process is P1 with CPU burst time 8, एक ही प्रोसेस है टाइम 0 पे, तो उसको CPU मिल जाएगा। दिस इज द ओनली अवेलेबल प्रोसेस इन द लिस्ट, देयरफॉर इट इज स्केड्यूल्ड। फिर 1 टाइम जैसे ही बीता तो और एक प्रोसेस आ गई। द नेक्स्ट प्रोसेस अराइव्स एट टाइम यूनिट 1। सिंस द एल्गोरिदम वी आर यूजिंग इज SRTF, तो P1 जो P1 प्रोसेस थी और P2 दोनों में से देखा जाएगा यूनिट 1 पे कि दोनों का रिमेनिंग टाइम किसका कम है। तो SRTF एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। सो करंट एग्जीक्यूशन, करंट प्रोसेस का यदि बर्स्ट टाइम ज़्यादा तो उसको रोक दिया जाएगा। P1 को भी 7 यूनिट्स लगेंगे और जो नई प्रोसेस आई है उसको 4 यूनिट्स, तो P2 को एलोकेट हो जाएगा CPU। एंड द स्केड्यूलर चेक्स फॉर द प्रोसेस विद द लिस्ट बर्स्ट टाइम, स्केड्यूलर टाइम टू टाइम चेक करेगा कि किसका रिमेनिंग टाइम कम है। टिल नाउ देर आर 2 प्रोसेसेस, अभी तक टाइम यूनिट 1 तक 2 प्रोसेसेस थी। अब जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है तो टाइम यूनिट 2 पे स्केड्यूलर फिर चेक करेगा कोई और प्रोसेस तो नहीं आई। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ एग्जीक्यूटेड P1 का तो एक ही यूनिट एग्जीक्यूट हुआ था, तो 7 यूनिट्स अभी भी बचे हैं। द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ P1 इज 7। द बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस P2 का 4 यूनिट्स था बर्स्ट टाइम, बट टाइम जैसे पार हुआ, मतलब टाइम T2 पे, hence process P2 is scheduled on the CPU according to the algorithm। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। टाइम T2 यूनिट पे और एक प्रोसेस आ गई रेडी क्यू पे, वो है प्रोसेस P3। द नेक्स्ट प्रोसेस P3 अराइव्स एट टाइम यूनिट 2। एट दिस टाइम द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस P3 इज स्टॉप्ड एंड द प्रोसेस विद द लिस्ट बर्स्ट टाइम इज सर्च्ड। ठीक है, प्रोसेस P3 नहीं, वो जो प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट हो रही थी, P2। ठीक है, P2 होगा, P2 जो प्रोसेस हो रही थी। अब P1 P2 P3 तीनों का बर्स्ट टाइम देखा जाता है किसका कम है, तो P3 का कम था। P2 को तो अभी भी 3 यूनिट्स बचे हैं, 4 यूनिट्स था, एक यूनिट हो चुका एग्जीक्यूट, तो टाइम यूनिट 2 पे उसको क्या है, 3 यूनिट्स अभी भी बचे, पर और एक छोटी प्रोसेस आ गई P3 जिसको सिर्फ 2 यूनिट्स चाहिए, तो P3 अंदर आ जाएगी और P2 को प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। सो एट दिस टाइम द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस P2 इज स्टॉप्ड एंड द प्रोसेस विद द least remaining burst time is scheduled. Since the process P3 has 2 unit of burst time, hence it will be given priority over others. Now the next process P4 arrives at time unit 3। time unit 3 पे कौन सी आएगी, P4 आ चुकी है। अब
चेक किया जाएगा कि जो P1 थी, P2, P3, P4 तीनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है. एट दिस अराइवल द स्केड्यूलर विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ P4. ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन P4 को आते ही नहीं मिल जाएगा. ठीक है, वो पहले चेक करेगा कि बर्स्ट टाइम किसका कम है रिमेनिंग. अब रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं टाइम यूनिट 3 तक? P1, P2, P3 और P4. P1 एंड P2 आर हैविंग द, इनका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है P1 का 7 यूनिट बचा है, P2 का 3 यूनिट्स है, P3 और P4 का 1 यूनिट है. तो जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही थी उसको एग्जीक्यूट होने देंगे. दैट मीन्स P3 एग्जीक्यूट हो रही थी, फिर P4 का नंबर आएगा. सिंस बोथ आर इक्वल हैंस द स्केड्यूलिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम. पहले P3 अराइव हुई थी तो P3 का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा. P3 अराइव्स अर्लियर देन P4 एंड देयरफॉर इट विल बी स्केड्यूल्ड अगेन. तो P4 की स्केड्यूलिंग P3 के बाद होगी. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस P5. अब यूनिट 5 तक प्रोसेस 5 भी आ चुकी है. द नेक्स्ट प्रोसेस P5 अराइव्स एट टाइम यूनिट 4. टिल दिस टाइम द प्रोसेस P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है एंड इट हैज़, ये अब क्यू में है ही नहीं. बची कौन सी प्रोसेस? P1, P2, P4, P5. द स्केड्यूलर विल कंपेयर द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ ऑल द अवेलेबल प्रोसेसेस. सिंस द बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस P4 इज 1 विच इज लिस्ट. अभी चारों प्रोसेस में से देखा जाएगा P4 को सबसे कम टाइम चाहिए, तो P5 जो प्रोसेस P4 का जो एग्जीक्यूशन है वो चलता रहेगा. P4 तक ही था अभी स्केड्यूलर CPU. ठीक है, सो द नेक्स्ट प्रोसेस P6. अब टाइम यूनिट 5 पे और एक प्रोसेस आ गई P6. टिल दिस टाइम द प्रोसेस P4 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी, तो P3 और P4 रेस से बाहर हो गए. रिमेनिंग चार प्रोसेसेस को देखा जाएगा. वी हैव 4 अवेलेबल प्रोसेसेस टिल नाउ. दे आर P1 रह गए जिसको रिमेनिंग टाइम 7 है, P2 का रिमेनिंग टाइम 3 है, P5 का 3 है और P6 का 2 है. तो किसको एलोकेट हो जाएगा? 2. मतलब प्रोसेस 6 एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे. The burst time of P6 is the least among all, hence P6 is scheduled. Since now all the processes are available, hence the algorithm will. अब तो सब रेडी क्यू में आ चुके. अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह होगा. एक बार एलोकेट हो गया CPU, फिर बार बार प्रोसेस को इधर उधर नहीं किया जाएगा. तो प्रोसेस 6 हो गई. 6 के बाद इन तीनों में देखा जाएगा P5, P2 और P1 में. तो अब शॉर्टेस्ट जॉब मतलब सबसे कम टाइम किसको लगेगा? और अराइव सबसे पहले P2 हुई थी तो P2 का नंबर आएगा, फिर P5 का आएगा क्योंकि सेम एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए दोनों को, एंड देन फाइनली P1 का नंबर आएगा. P6 will be executed till its completion and then the process with the least remaining time will be scheduled. Once all the processes arrive, no preemption is done and the algorithm will work as SGF. जब तक रेडी क्यू पूरी नहीं बनी है तब तक तो, जब तक नई नई प्रोसेसेस आ रही तो प्रियम्पशन हो रहा है. पुरानी प्रोसेस को हटा के यदि नई प्रोसेस छोटी है मतलब उसका बर्स्ट टाइम कम है तो उसको एलोकेट हो जा रहा है. लेकिन एक बार रेडी क्यू में सारी प्रोसेस आ गई फिर वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह ही वर्क करेगी, फिर प्रीएम्पशन नहीं होगा. एक बार प्रोसेस को एलोकेट हो गया CPU, वो अपना काम टास्क कंप्लीट करेगी, फिर दूसरे का नंबर आएगा. ये एक एग्जांपल हम देखते हैं जो कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट से रिलेटेड है और ये गेट का है 2011 का. Given the arrival time and burst time of 3 jobs in the table below, calculate the average waiting time. अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया गया है और हमें अकॉर्डिंग टू SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हमें इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना. तो ये 3 चीज़ें बस इतना इंफॉर्मेशन दी गई है. ये बाकी का रिमेनिंग टेबल तो कैलकुलेट किया गया, ये चीज़ें हमने खुद कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो 3 प्रोसेसेस आई 1, 2, 3. बहुत सिंपल सा है ये, तो समझने में आसानी होगी SRTF को. अराइवल टाइम 0 पे कौन सी प्रोसेस है? P1. इसका बर्स्ट टाइम 9 है, तो किसको एलोकेट हो गया CPU? P1 को हो गया. तो यूनिट 1 पे और एक प्रोसेस आ गई, तो स्केड्यूलर यूनिट 1 पे चेक करेगा. इसका तो सिर्फ एक ही यूनिट 1 पे एक ही यूनिट कंप्लीट हो पाया था, रिमेनिंग कितना हो गया? 8 यूनिट अभी भी चाहिए P1 को. बट अब 1 यूनिट पे और एक प्रोसेस आ चुकी है P2, तो शेड्यूलर P1 और P2 का रिमेनिंग टाइम देखेगा. इसको 8 यूनिट चाहिए, इसको 4 चाहिए, तो किसको एलोकेट हो जाएगा? 4. तो इसको एलोकेट हुआ तो, लेकिन सेकंड टाइम यूनिट पे और एक प्रोसेस आ गई है 3, तो सेकंड यूनिट पे वो इसका कितना एग्जीक्यूट हो चुका है? एक यूनिट कंप्लीट हो गया तो 3. अब 8, 3 और 9 में से शेड्यूलर चेक करेगा किसका कम है, तो ये देखेगा कि हाँ P2 का ही कम है, तो P2 एग्जीक्यूट. अब तो रेडी क्यू में सारी चीज़ें आ गई है तो अब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा.
तो इसको कितना टाइम लग गया एग्जीक्यूट होने में? 4 + 1, 1 पे ये आई थी तो 4 + 1 5, कंप्लीशन टाइम 5 हो गया, तो P2 कंप्लीट हो गई। अब P1 और P3 में से देखा जाएगा रिमेनिंग टाइम किसका कम है। तो P1 तो 1 यूनिट एग्जीक्यूट पहले हो चुका था तो 8 है रिमेनिंग, और इसका रिमेनिंग 9 है, तो P1 को एलोकेट हो जाएगा। तो 5 + 8 कितना हो गया? 5 यूनिट तो यहाँ हो गए, प्लस 8 यूनिट इसके खुद एग्जीक्यूट होने के लिए, तो 13 यूनिट में ये कंप्लीट हो पाई। देन 13 के बाद 9 यूनिट्स इसको चाहिए बर्स्ट टाइम के P3 को, तो 13 + 9 22। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीशन टाइम हो गया कैलकुलेट। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये हम बार बार देख चुके। 13 - 0 13, 5 - 1 4, 22 - 2 20। और वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 13 - 9 4, एंड 4 - 4 0, 20 - 9 11। ठीक है, तो वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम के लिए तीनों को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 3। सो इसको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। There are three jobs P1, P2 and P3. P1 arrives at time unit 0. It will be scheduled first for the time until the next process arrives. तो सबसे पहले तो स्केड्यूलिंग P1 की ही होगी क्योंकि कोई प्रोसेस है ही नहीं तब तक। टाइम यूनिट 1 पे P2 आ गई, P2 अराइव्स एट 1 यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम क्योंकि कम है तो P1 को हटा दिया जाता है और P2 को CPU दे दिया जाता है। इट्स बर्स्ट टाइम मतलब P2 का बर्स्ट टाइम इज 4 यूनिट्स विच इज लिस्ट अमंग द जॉब्स इन द क्यू, हेंस इट विल बी स्केड्यूल्ड नेक्स्ट। तो अभी टाइम यूनिट 1 पे दो प्रोसेस आ गई, P1 एंड P2। P1 1 यूनिट ही कंप्लीट किया था उसने, बट उससे भी छोटी प्रोसेस आ गई तो P2 को एलोकेट हो जाएगा CPU। एट टाइम 2 P3 विल, और टाइम 2 तक और एक प्रोसेस आ गई P3। P3 विल अराइव विद बर्स्ट टाइम 9। सिंस रिमेनिंग बर्स्ट टाइम, अब P2 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 3 है, 1 यूनिट एग्जीक्यूट हो चुका था, 3 यूनिट्स रह गए विच आर, और P1 का 7 है, P1 का 8 है एंड P3 का 9 है, तो सबसे छोटी तो P2 ही है, तो P2 ही एग्जीक्यूट होता रहेगा, P2 प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगी। सो विच आर लिस्ट अमंग द अवेलेबल जॉब्स, हैज द प्रोसेसर विल कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन टिल इट्स कंप्लीशन। जैसे ही P2 कंप्लीट होने पे फिर P1 और P3 का देखा जाएगा रिमेनिंग टाइम किसका कम है। तो P1 ऑलरेडी 1 यूनिट पहले एग्जीक्यूट हो चुकी थी, तो 8 यूनिट्स उसके रह गए और 9 P3 के, तो किसका कम है? देखिए ये 8 यूनिट्स, 8 और 9 में से कम P1 का है, तो P1 का नंबर आएगा। Hence, the processor will continue its execution till its completion because all the jobs have been arrived. So, no preemption will be done now and all the jobs will be executed till the completion according to SJF. क्योंकि अब तो रेडी क्यू बन चुकी है, तो अब एक बार जिसको एलोकेट हो गया तो टाइम टू टाइम अब बार बार चेक नहीं किया जाएगा कि किसका रिमेनिंग टाइम कम है। वो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी तभी दूसरे का नंबर आएगा। सो एवरेज वेटिंग टाइम ये देखिए P1 है, 1 यूनिट जैसे ही कंप्लीट हुआ क्योंकि P2 का बर्स्ट टाइम कम है तो P2 का नंबर आया। 2 यूनिट पे और एक प्रोसेस आ गई बट देखा गया कि P2 का ही रिमेनिंग टाइम कम है तो इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहा। 5 यूनिट पे किसका नंबर आएगा? P1 को नंबर दिया जाएगा क्योंकि उसका रिमेनिंग टाइम कम था। 13 पे फिर P3 का नंबर आएगा। तो ये कंप्लीशन टाइम मैंशनड हो गया। एवरेज वेटिंग टाइम ये जो यहाँ पे था 4 + 0 + 11 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 3, सो इसका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए तभी जो है आप कैलकुलेट कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।